नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड में भूगोल विषय के अंतर्गत हम भारत की प्रमुख जनजाति गोंड जनजाति का तृतीय भाग हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। किसी जनजाति के आर्थिक और विभिन्न पहलुओं पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले देखते हैं वस्त्र आभूषण। आरंभ में गोंड जनजाति या तो पूर्णतः नंगे रहते थे अथवा बस्तियों से पत्तियों से अपने शरीर को वो ढकते थे। अब 3-4 दशकों से वस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं, किंतु वस्त्र कम ही होते हैं। अधिकांश पुरुष लंगोटी से अपने गुप्तांगों और जांघों को ढकते हैं। कभी कभी सिर में एक अंगोछे के प्रकार का कपवा कपड़ा और बांधते हैं। कुछ लोग पेट और कमर ढकने के लिए अलग से पिछोना लपेट लेते हैं। स्त्रियां धोती पहनती हैं जिससे शरीर के ऊपर और नीचे का भाग ढक जाता है। चोली नहीं पहनती, छातियां खुली रहती हैं। 25 वर्ष तक के बालक नंगे रहते हैं। 5-6 साल की लड़कियां लंगोटी बांधे रहती हैं। सर्दियों में शरीर ढकने के लिए ऊनी कंबल और मोटे टाट का प्रयोग किया जाता है। अपने शरीर को सजाने के लिए राख तथा रंगों से उसे पोत लेते हैं। पुरुष अनेक प्रकार के पशुओं और बतखों के पंखों को सिर पर लगा लेते हैं। पुरुषों के बाल लंबे होते हैं। बैलों के सींगों से भी सिर को सजाया जाता है। पुरुष गले में सफ़ेद और लाल मोतियों की माला, कानों में मोटी बालियां पहनते हैं। बालों में कंघी खो से रहते हैं। स्त्रियां अपने चेहरे, जांघों और हाथों पर गोदने गुंदवाती हैं। नकली मोतियों, कांच, चांदी के सिक्कों और कौड़ियों की मालाएं, चांदी की हंसली गले में पहनती हैं। बालों में फूल लगाती हैं और सींगों की अथवा शीशम की कंघियां अनिवार्य रूप से लगाती हैं। कमर में पीतल की छोटी छोटी घंटियां वाली करधनी पहनती है। कानों में छोटी बालियां पहनी जाती हैं। हाथों में कांच की चूड़ियां और चांदी के दस्तरबंद पहने जाते हैं। उत्सव अथवा पर्व के समय स्त्री पुरुष बड़े आकर्षक रूप से अपने शरीर को प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा सजाते हैं। नृत्य के समय विशेष प्रकार की पोशाकें पहनी जाती है। ढोल, नगाड़े, बांसुरी इनके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था। गोंडों का प्राचीन व्यवसाय शिकार करना और मछली मारना था, किंतु अब पशुओं के शिकार पर रोक लगा दिए जाने के कारण चोरी छिपे उसे किया जाता है। चीता, जंगली भैंसे, हिरण और चिड़ियों का शिकार अधिक किया जाता है। हिरणों, खरगोशों और जंगली भैंसों का कभी कभी या विशेष उत्सव पर ये शिकार करते हैं। सामान्यतः शिकार के लिए विश्व बुझे तीरों का प्रयोग किया जाता है। केवल खरगोश आदि के लिए जालों का और फंदों का प्रयोग किया जाता है। गोंडों को जंगली पशु पक्षियों के विभिन्न रूपों और आदतों का पूरा ज्ञान होता है, अतः उन्हें शिकार में पूरी सफलता मिलती है। स्त्रियां पशुओं को शोरगुल मचाकर नदियों की घाटियों में खदेड़ लाने का काम करती हैं। खेतों में आए अन्य बड़े जंगली पशुओं को फंसाने के लिए कई तरकीबें काम में ली जाती हैं। अब कृषि का रिवाज तेजी से बढ़ रहा है। खेतों के चारों ओर लकड़ी और कांटों और बांस का घेरा खींच दिया जाता है और एक स्थान पर सकड़ा रास्ता जिसके सामने एक लंबा गड्ढा खोदकर उसे टहनियों, पत्तियों और घास फूस से पाट कर
बालू मिट्टी डाल देते हैं। रात्रि में जब पशु खेत में घुस जाता है तो उसको रक्षा करते हुए खेत का मालिक चिल्लाता है, जिससे पशु घबराकर सकड़े मार्ग की ओर भागता है और वहां बने गड्ढे में गिर जाता है और उसे मारकर खा लेते हैं। चूहों और बंदरों को भी यहाँ मारा जाता है। मछलियाँ सामान्यतः तालाबों और नदियों के मुख्यतः मारिया गोंडों द्वारा टोकरियों और जाल और बांसों के सहारे पकड़ी जाती हैं। अनेक बार नदियों के जल को जहरीला कर दिया जाता है, जिससे ढेर सारी मछलियाँ मर जाती हैं और उन्हें स्त्रियाँ बाहर निकाल लेती हैं। वनों से जंगली कंदमूल, फल, गांठदार सब्जियां, जमीकंद, जड़ी बूटियां, शहद, फूल पत्तियां, गूलर, महुआ, सेमल की रुई, चिरौंजी, गोंद, कचनार, अमलतास, हार सिंगार, खजूर, ताड़ के फल, लाख, इमग, जामुन, साबूदाना एकत्रित कर उसे निकटवर्ती बाजारों में बेच दिया जाता है और इन्हें खाया भी जाता है। ये लोग दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी, बोझा ढोने के लिए बैल, मांस के लिए सूअर, बतखें और कबूतर पालते हैं। वनों से बांस लाकर उसे चटाइयाँ, टोकरियाँ, बिछावन, थैले और अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये लोग स्थायी कृषि भी करते हैं। अधिकांश गोंड जनजाति पहले स्थानांतरित और झूमिंग कृषि करती थी। इसे पहाड़ी मारिया, पेंडा और बस्तर के गोंड दहिया, बिशनहॉर्न, मारिया, गोंड, मरहाम और मांडला में बेवार या बीमरा भी कहते हैं। इस प्रकार की खेती में वृक्षों अथवा झाड़ियों को काटकर जला दिया जाता है। फिर 2-3 वर्ष उस पर खेती करने के बाद अन्य स्थान पर दूसरे खेत तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि को दिप्पा या परका भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिप्पा किसे कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में फावड़े से खोदकर बोया जाता है। बीज बो देने पर वन देवी और देवताओं को अच्छी फसल की प्राप्ति हेतु पशु की बलि चढ़ाई जाती है, किंतु अब वनस्पति जलाकर कृषि करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वर्तमान में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा आकार के खेत बनाकर उनमें स्थायी कृषि की जाती है और इसे पेंडा कृषि कहते हैं। सामान्यतः सभी क्षेत्रों में यह कृषि इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें खेत बिना जोते ही बोए जाते हैं। 2-4 फसलें लेने के बाद खेत खुले छोड़ दिए जाते हैं और जिससे उन पर पुनः घास उग जाती है और उस पर हल चलाया जाता है। ढाल के निचले भागों की ओर लट्ठों और मिट्टी पत्थर की मेड़ बनाकर मिट्टी रोक दी जाती है। मेड़बंदी की प्रथा अभी भी चली आ रही है, जिसे खेती प्रतिवर्ष की जाती है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। खेती करने के ढंग पुराने हैं। लोहे की कुदाली ही इनके औजार होते हैं। खाद्य, अच्छे बीज और सिंचाई की सुविधा न होने के से उत्पादन कम होता है। बस्तर उपखंड में मारिया उपजाति के लोग विशेष प्रयास किए गए हैं गोंड लोग 3 प्रकार फसलें प्राप्त करते हैं: छोटा कोसरा, बड़ा कोसरा और ओस कोसरा। छोटा कोसरा में कुटकी, सामा, कोंदो, मडिया, सीका फसलें मई जून में बोकर सितंबर में काटी जाती हैं। बड़ा कोसरा में कोंदो, कुटकी, बाजरा, चावल, उड़द, अरहर, सेम, किंग आदि जुलाई में बोए जाते हैं और दिसंबर में काटी जाती हैं। और ओस कोसरा की मुख्य फसलें मूंग, कुल्थी और मोटे अनाज होते हैं, जो अगस्त से सितंबर में बोकर सितंबर जनवरी में काटे जाते हैं। पशुओं व हल की सहायता से खेतों की जुताई की जाती है। घर के निकट कुछ ऊंची भूमि पर पशुओं के गोबर और बिस्टा का खाद, वहाँ तंबाकू, ककड़ी, चना, कद्दू, सब्जियां आदि पैदा की जाती हैं। खेतों के अतिरिक्त गोंड जनजाति के लोग
निर्माण कार्यों में मजदूरी, लकड़ी काटले, ग्वारे, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, पालकियां उठाने वाले और अन्य प्रकार के कार्य भी करने लग गए हैं। कुछ गोंड स्त्रियां टोकरियां, चटाइयां और रस्सियां भी बनाती हैं और अन्य घरेलू काम भी करती हैं। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ सरकारी सेवा में भी कई लोग आ चुके हैं। सामाजिक व्यवस्था। गोंड जनजाति अनेक छोटे छोटे स्वकुल क्लान्स के समूह में विभक्त होती है। सामाजिक दृष्टि से समूह के नाम इस प्रकार होते हैं: पहाड़ी मारिया, दंदामी मारिया, गढ़बा, कोड़गांव मुरिया, मुरिया, नारायणपुर परजा, बत्रा, हलबा और धाकर। समूह का यह समाजीकरण सामान्यतः उस क्षेत्र के नाम पर बना हुआ है जिसमें गोंड लोग रहते हैं। बस्तर जिले में इन्हें मुरिया या मारिया कहते हैं। मुरिया 3 भागों में बांटा गया है: जगदलपुर में मुरिया, जोरिया मुरिया और घोटुल मुरिया। मुरिया लोगों के 2 उपभाग हैं: मारिया, पहाड़ी मारिया, सींग लगाने वाले मारिया। और मंडला जिले में गोंडों के 4 उपविभाग हैं: देवगोंड, सूर्यवंशी गोंड, सूर्यवंशी देवगाड़िया गोंड और रावणवंशी गोंड। अंतिम प्रकार के गोंडों का समाज व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान होता है, जबकि अन्य 3 अपने को क्षत्रियों के समीपवर्ती मानते हैं। बिहार में 3 उपविभाग होते हैं: राजगोड़ उच्च वर्ग और श्रेणी में आते हैं, दूरगोड़ जो कृषक विभाग अथवा सामान्य श्रेणी में होते हैं। राजगोड़ों के अंतर्गत माल गुजार, पटेल और गांव की भूमि के स्वामी, गांव का प्रधान मंडल आते हैं। कृषक वर्ग पहले वर्ग के भूमि किराए या लगान पर खेती करने वाले होते हैं। तीसरे वर्ग में श्रमिक आते हैं जिनमें ओझा, बेगा, गुनिया, लोहार आदि आते हैं और विभिन्न वर्गों की सेवा करते हैं अथवा खेतों पर मजदूरी करते हैं। गोंडों में संयुक्त परिवार और व्यक्तिगत परिवार दोनों प्रकार की प्रथाएं पाई जाती हैं। भाईबंद जिसे ये लोग भाईबंद कहते हैं। एक भाईबंद में पति, पत्नी, उसके अवयस्क लड़के लड़कियां, विवाहित पुत्र, उसकी पत्नियां और बच्चे होते हैं। कृषि, शिकार, गृह निर्माण आदि कार्यों में सभी सदस्य सामूहिक रूप से काम करते हैं। इनका मुखिया सरदार कहलाता है। इसके निर्देश के अनुसार सारी क्रियाएं की जाती हैं और इसी को पारिवारिक अधिकार प्राप्त होता है। इस परिवार की संपत्ति संयुक्त संपत्ति मानी जाती है। व्यक्तिगत परिवार के प्रति में पति, पत्नी, अवयस्क पुत्र, पुत्रियां सम्मिलित होते हैं और परिवार पितृसत्तात्मक